गुड इवनिंग एवरीवन। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फुल फ्लेज रिवीजन जो कि कल सीएमए इंटर वालों की एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। एंड देन ऑन 13 फॉर द सीएमए फाउंडेशन एग्जाम के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। समराइज वीडियो है पूरा का पूरा। सारे की टॉपिक्स जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो एक साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं विथ एग्जाम्पल के साथ। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वन शॉट रिवीजन जो आपकी कल के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। लगभग लगभग 28 मार्क्स का आपको इस चैप्टर में से पूछा जाता है इंक्लूडिंग केस स्टडीज। चलिए सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में क्या लिखा हुआ है। द कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। व्हाट इज एग्रीमेंट? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को हम क्या कहते हैं? एग्रीमेंट। और जब एग्रीमेंट को हम कोर्ट ऑफ लॉ में ले जा सकते, एनफोर्स कर सकते, तब वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। सो एन एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन द लॉ रिकॉग्नाइज एंड कैन एनफोर्स इट। जब लॉ उसको अलाउ करता है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, अदरवाइज वो सिर्फ एग्रीमेंट रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ए ने अग्री किया कि वो अपना मोबाइल जो है 12,000 में बी को देगा और बी मान गया, दैट इज एग्रीमेंट। और ये जो चीज हुई, ट्रांजेक्शन जो हुआ, इसमें इंटेंशन लीगल हो सकता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ये दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ इन दोनों के बीच में, इसको हम कोर्ट में लेके जा सकते हैं। सो हम इसको क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ए ने प्रॉमिस किया बी को कि मैं गोवा ले जाऊंगा घुमाने के लिए, और फिर बाद में ए बोला कि नहीं अभी टाइम नहीं है, तो बी केस नहीं कर सकता क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट हुआ, यहां पे इंटेंशन कोर्ट में जाने का था ही नहीं, तो इसको आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। नाउ एसेंशियल एलिमेंट क्या है? सेक्शन 10 कहता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि एक कॉन्ट्रैक्ट तभी कंसीडर किया जाएगा, फाइनलाइज माना जाएगा, जब उसमें ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट का क्या होना चाहिए? ऑफर। ठीक है। एन ऑफर क्या होता है? एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए। इंटेंडिंग द अदर पर्सन टू एक्सेप्ट इट। आप सामने वाले को बोलते हो ताकि आपका इंटेंशन ऐसा है कि सामने वाला इसको एक्सेप्ट करे, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑफर। चलिए, ऑफर कितने टाइप्स के होंगे? तो एक होता है एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर का मतलब या तो आपने बोला या आपने लिख के बोला। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्रेस ऑफर। जैसे ए ने लेटर लिखा और बोला कि मुझे अपना लैपटॉप 30,000 में बेचना है, तो इसको कहते हैं हम एक्सप्रेस ऑफर। दूसरा होता है इंप्लाइड ऑफर। इंप्लाइड ऑफर जो है वो मेड बाय कंडक्ट होता है। जैसे आप बस स्टैंड पे खड़े हो, ठीक है, एंड इट इंप्लाइज दैट बस कंपनी ऑफर टू कैरी पैसेंजर, पैसेंजर बोर्ड करते, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। जैसे आप स्टेशन पे खड़े हो और कुली आता है, आपके पास से बैग लेके चलना शुरू कर देता है, आप भी उसके पीछे पीछे चले जाते हो, मतलब ये इंप्लाइड ऑफर था। फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते उसको कि मैं पैसे क्यों दूं, मैंने थोड़ी बोला था कि तू बैग लेके जा। ठीक है, दिस इज मेड बाय कंडक्ट। जनरल ऑफर क्या होगा? जो आप किसी को भी कर रहे हो, मेड टू पब्लिक एट लार्ज। जैसे कोई कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है कि रिवॉर्ड ऑफ ₹50,000 फॉर एनी वन रिटर्निंग अवर लॉस्ट डॉग, तो दिस इज जनरल ऑफर। जो भी लेके आएगा उसको 50,000 मिलेगा। किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं किया है आपने, ये कॉमन पब्लिक को आपने ऑफर किया है। कोई भी पर्सन जब उसको फाइंड करके आएगा उसको वो रिवॉर्ड मिलेगा। सो द पर्सन हु फाइंड द डॉग एक्सेप्ट बाय परफॉर्मेंस इवन इफ कंपनी डज नॉट नो हिम। भले ही आप उसको नहीं जानते हो तो भी वो परफॉर्मेंस, सॉरी, वो जो ऑफर है वो एक्सेप्ट माना जाएगा क्योंकि ये जनरल ऑफर था। चौथा होता है हमारा स्पेसिफिक ऑफर। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को किया जाता है। जैसे ए ने अपनी टीवी बेचने का ऑफर बी को किया, सिर्फ बी को किया, पूरे गांव के लोगों को नहीं किया है, सो इसको कहेंगे हम स्पेशल ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होगा? वेन टू पर्सन मेक आइडेंटिकल ऑफर टू ईच अदर, एक दूसरे को सेम ऑफर करते हैं विदाउट नोइंग द अदर्स ऑफर, बट उन्हें पता ही नहीं होता कि सामने वाले ने भी ऑफर किया है। ये बेसिकली अब नहीं होता, हम 1872 का कानून पढ़ रहे हैं, तो ये पोस्ट ऑफिस वाले टाइम पीरियड का है कि ए ने जो अपना ऑफर है बाइक बेचने का वो लेटर लिख के बी को भेजा, बी ने भी जो है बाइक खरीदने के लिए एक लेटर लिख के सेम टाइम पे वापस भेजा, और लेटर एक जगह पे पोस्ट में क्रॉस होते हैं, तो इसको कहा जाता है क्रॉस ऑफर। ठीक है, क्रॉस ऑफर में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता, कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो ऑफर जो है वो बाई डिफॉल्ट कैंसिल हो जाता है। फिर काउंटर ऑफर क्या होगा? व्हेन ऑफर इज चेंज द टर्म्स ऑफ द ऑफर। मतलब मैं आपको बोलता हूं कि आई एम रेडी टू सेल माई कार फॉर ₹5 लाख, तो सामने वाला, मतलब आप लोग बोलते हो कि क्या 4.5 लाख में देना है, तो मैंने जो आपको ओरिजिनल ऑफर किया है 5 लाख रुपए का, और सामने जैसे ही आपने मुझे काउंटर किया, ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ए वाला ऑफर जो है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अब यहां पे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, ओरिजिनल ऑफर के अंदर मॉडिफिकेशन हो गया।
और जैसे ही मॉडिफिकेशन होता है उसको कहा जाता है काउंटर ऑफर, और ओरिजिनल ऑफर आपका क्या मान लिया जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। फिर आता है हमारा स्टैंडिंग ऑफर, जिसे हम कंटिन्यूइंग ऑफर भी कहते हैं। ये ऑफर टाइम पीरियड के लिए ओपन ही रहता है। जैसे न्यूज़पेपर वाला जो आपको नो सप्लाई करता है एवरी डे न्यूज़पेपर, तो वो हर दिन थोड़ी आपको पूछेगा कि आज आपको न्यूज़पेपर लेना है, फिर अगले दिन वापस आपको बोलेगा सुबह 4 बजे फोन करके न्यूज़पेपर डालू क्या। नहीं, आप एक बार सब्सक्राइब करा देते हो, इट इज अ कंटिन्यूइंग ऑफर। वो एक टाइम पीरियड तक आपको कंटिन्यूसली, ठीक है, न्यूज़पेपर डालता रहेगा, जब तक आप उसको ना नहीं बोलोगे तब तक ये चलता रहेगा। सो दैट इज नोन एज कंटिन्यूइंग ऑफर। ठीक है, क्लियर यहां तक आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्या है, रूल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे, बट जो समराइज वे में मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन किए हुए, ऑफर कम्युनिकेटेड होना जरूरी है। ठीक है, आपने ऑफर लिखा, ठीक है, एक लेटर में, बट आपने उसको मेल नहीं किया, आपने टाइप करके रखा हुआ है बट आपने सेंड नहीं किया, तो वो ऑफर कैसे हो सकता है? आपने सामने वाले को बताया ही नहीं है, कम्युनिकेट ही नहीं किया, तो वो ऑफर नहीं हो सकता। ऑफर में जो भी टर्म्स होगी वो डेफिनेट होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए। वेग नहीं होने का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि भाई मुझे 10 मोबाइल फोन देने हैं 20,000 रुपीज में। अब जो मिस्टर ए है वो डील करता है 15 वैरायटी की कंपनीज के मोबाइल फोन का, उसने ये तो ये बोला ही नहीं कि कौन सी कंपनी के मोबाइल फोन देना चाहता है वो। सो यहाँ पे जो है ये वेग हो गया, कंफ्यूजिंग हो गया, पता नहीं चलेगा। सो टर्म्स जो भी होती है वो डेफिनेट होनी चाहिए। एंड यू कैन नॉट अज्यूम साइलेंस एज एक्सेप्टेंस, कि अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं ऐसा मान लूंगा कि आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, ये नहीं चलेगा। ठीक है, आप साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते, इट इज इनवैलिड। देन आता है हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन बी, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल एसेंट टू द ऑफर, कोई कंडीशन उसमें नहीं होनी चाहिए। रूल्स क्या है एक्सेप्टेंस के, तो ये एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्सेप्टेंस में कोई कंडीशन डाल दोगे तो वो काउंटर ऑफर बन जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बी ऐसा बोलता है कि आई एक्सेप्ट योर ऑफर इफ यू रिड्यूस द प्राइस। मतलब ये एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं, मैंने ऐसी कंडीशन डाल दी, मॉडिफिकेशन कर दिया ऑफर में, कि मैं ऑफर लूंगा लेकिन अगर आप भाव कम करो तो इसको तो हम क्या कहते हैं, काउंटर ऑफर कहते हैं। सो जो भी एक्सेप्टेंस होना चाहिए वो एब्सोल्यूट होना चाहिए एंड अनकंडीशनल होना चाहिए। देन एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। आपके पास ऑफर आया, आपने उसको राइटिंग में एक्सेप्ट भी कर दिया और अपने टेबल पे आपने वो एक्सेप्टेंस लेटर रख दिया और सामने वाले को भेजा तक नहीं, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने उसको कम्युनिकेट किया ही नहीं है। सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आपने उसको कम्युनिकेट किया, आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया है? सो राइटिंग एक्सेप्टेंस लेटर एंड पुटिंग इन ड्रॉवर इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, सामने वाले को बताना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस अगर प्रिस्क्राइब्ड मैनर में हो तो उसी मैनर में होना चाहिए। अगर ऑफरर कहता है रिप्लाई बाय व्हाट्सएप और अगर आप फिर ईमेल से एक्सेप्ट करते हो तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे पहले से मोड जो था वो डिस्क्राइब्ड था कि भाई आपको व्हाट्सएप से ही उसको एक्सेप्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंस्टीट्यूट का एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो इट इज प्रिस्क्राइब्ड, फिर आप मैन्युअली भर के कोलकाता वाले एड्रेस पे आप फीस के साथ कोई लेटर भेज देते हो कि ये लो मेरे एग्जाम की फीस और ये फॉर्म जो है वो मैंने मैन्युअली भर के दे दिया, एक्सेप्ट कर लो। नहीं, इंस्टीट्यूट ने पहले से बोला है कि वो चीज जो है वो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में होनी चाहिए, तो उसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। साइलेंस इज नॉट इक्वल्स टू एक्सेप्टेंस। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि आपको एक ऑफर दिया था कि 10 लाख रुपए में मैं आपका घर खरीदने के लिए तैयार हूं और अगर 7 दिन में अगर आपने जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूंगा कि आपकी हाँ है, ऐसी कंडीशन नहीं डाल सकते। किसी के नहीं बोलने से वो एक्सेप्टेंस नहीं हो जाएगा, आप अजम्पशन नहीं ले सकते, इट इज नॉट वैलिड। पोस्टर रूल ये कहता है कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा पोस्टिंग पे। ठीक है, मैंने लेटर लिखा, टेबल पे रखा, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन वो जो लेटर है मैंने जाके ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में डाल दिया है, तो मेरे एंड से एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया है। अब जब सामने वाले को मिलेगा, ठीक है, तब वो फाइनल कम्युनिकेशन माना जाएगा। क्लियर? तो यहां तक हमने देखे एक्सेप्टेंस एंड ऑफर के रूल्स एंड वैलिड एसेंशियल एलिमेंट्स जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट के, वो यहां तक खत्म होते हैं। अगला टॉपिक लेते हैं हम, कंसिडरेशन, सेक्शन 2 सबसेक्शन डी। चलिए, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, इट इज द प्राइस फॉर अ प्रॉमिस। मैं आपको बाइक दूंगा, आप मुझे पैसे दोगे, पैसे मेरे लिए कंसिडरेशन हो गया, बाइक आपके लिए कंसिडरेशन हो गया। इट कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। एक और बात मैं आपको बता देता हूं, ये जो समरी नोट्स है इसमें सब कुछ कवर नहीं है,
जो की टॉपिक्स जो मुझे लग रहे हैं वही मैंने कवर किए हैं। जैसे कंसिडरेशन देखोगे तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर, ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन आएगा, फिर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वहां पे आ जाता है। तो वो सारी चीजें आप एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि ये समराइज नोट्स के अंदर जो की एरियाज है वही सिर्फ कवर किए गए हैं। चलिए, नाउ टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन होता है, ठीक है, गिवन बिफोर द प्रॉमिस इज मेड। इंडिया में वैलिड है, ध्यान रखना, इंग्लैंड में वैलिड नहीं है। पास्ट कंसिडरेशन इज ओनली वैलिड इन इंडिया, इंग्लैंड में इसको इनवैलिड कहा गया है। व्हाट इज पास्ट कंसिडरेशन? ए ने बी के घोड़े को आग से बचाया, बाद में बी ने प्रॉमिस किया कि वो उसको 2,000 रुपए देगा, तो इसको क्या कहेंगे हम? जो जो परफॉर्मेंस था वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बाद में आपको कंसिडरेशन मिला। सो इट इज वैलिड इन इंडिया बट नॉट वैलिड इन इंग्लैंड। प्रेजेंट कंसीडरेशन क्या होगा? सेम टाइम पे दोनों पार्टी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बाइक दी, आपने मुझे पैसे दिए, बाइक डिलीवर कर दी, आपने मुझे पैसे दे दिए, इसको कहते हैं हम प्रेजेंट कंसीडरेशन। फ्यूचर कंसीडरेशन, ए प्रॉमिस फॉर अ प्रॉमिस, मतलब कि ए अग्री करता है कि आने वाले हफ्ते में मैं तुमको फर्नीचर जो है वो डिलीवर करूंगा, और बी बोलता है ठीक है, मैं फर्नीचर की डिलीवरी के बाद आपको पेमेंट करूंगा। तो यहां पे क्या हो गया? ये फ्यूचर कंसीडरेशन हो गया, जो अभी नहीं है, आने वाले हफ्ते में होने वाला है, ठीक है। फिर हमारा आता है वहां पे एक्सेप्शन, नो कंसीडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट वाला। तो अब यहां पे हम एक्सेप्शन में क्या पढ़ रहे हैं? कंसीडरेशन नहीं होगा तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। इन जनरल रूल, इन नॉर्मल सिनारियो, इफ देर इज नो कंसीडरेशन इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट कुछ एक्सेप्शन है इसके जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, कि जब वो कोई एग्रीमेंट आपने किया जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में हो, ठीक है, और वो रिटर्न भी है एंड रजिस्टर्ड भी है, तो फिर वो वैलिड माना जाएगा। जैसे एक फादर ने प्रॉमिस किया अपने सन को कि वो 1,00,000 रुपया देगा, इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड किया, तो ये वैलिड है। फिर बाद में फादर ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे तो कंसीडरेशन में कुछ नहीं मिल रहा, सो यहाँ पे कोई कंसीडरेशन नहीं है, नहीं, यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे बात आ गई नेचुरल लव एंड अफेक्शन की। फिर आता है पास्ट वॉलेंट्री सर्विस। ए रिपेयर बीज ब्रोकन वॉल विदाउट आस्किंग, लेटर बी प्रॉमिस टू पे ₹3,000। ए ने जो है वो टूटी हुई दीवार जो है वो ठीक करवा दी बिना बी को पूछे, और बाद में बी ने प्रॉमिस किया कि वो उसको ₹3,000 देगा। तो ये तो वन काइंड ऑफ पास्ट कंसिडरेशन हो गया विच इज वैलिड। टाइम बैरिड डेट, टाइम बैरिड डेट में आपको पता हो तो व्हेन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में परफॉर्म नहीं होता है, तो लीगल एक्शन लेने के लिए अपना जो लिमिटेशन एक्ट है उसके अंदर 3 साल का टाइम पीरियड दिया हुआ है। 3 साल के अंदर अंदर आप केस फाइल कर सकते हो, 3 साल के बाद आप केस फाइल नहीं कर सकते। कंप्लीटेड गिफ्ट, आपने शादी में वगैरह किसी को गिफ्ट दिया, तो फिर वंस गिफ्ट डिलीवर्ड वो वैलिड हो गया, फिर बाद में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा गिफ्ट वापस लाओ क्योंकि कंसिडरेशन नहीं था। यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होते हुए भी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 11, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो तीन चीजें याद रखनी है, पार्टी का मेजर होना जरूरी है, मतलब 18 अबोव, साउंड माइंड होना जरूरी है, एंड विच इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ये तीन चीजें जरूरी है, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल माने जाओगे। चलिए, क्या है इसके अंदर? तो माइनर, माइनर के साथ अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो क्या माना जाता है? वॉइड एब इनिशियो, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग वो कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड नहीं माना जाएगा। जैसे माइनर ने बाइक खरीदी 50,000 रुपए में किसी से, और 50,000 रुपए देने बाकी है, तो बाद में आप माइनर पे केस नहीं कर सकते कि लाओ मेरे 50,000, बिकॉज माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट होगा वो पहले से क्या मान लिया जाता है? वॉइड मान लिया जाता है। माइनर बेनिफिट एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब फायदा हो तो माइनर को कोई प्रॉब्लम नहीं, नुकसान हो रहा होगा तो फिर वो वैलिड नहीं माना जाता। नो रेटिफिकेशन, मतलब जब वो माइनर था तब आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया और फिर आपने ऐसा क्लॉज डाल दिया कि जब वो 18 का हो जाएगा तब हम उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यूअल कर देंगे, रेटिफाई कर देंगे, तो वो वैलिड हो जाएगा। तो नो, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तब वो माइनर था, तो बाद में जाके आप उसको रेटिफाइड नहीं कर सकते, आप उसको सुधार नहीं सकते, ठीक है, वो वॉइड ही माना जाएगा। माइनर कैन नॉट बी स्टॉप्ड, सॉरी स्टॉप्ड, मतलब माइनर लाइज अबाउट एज, स्टिल कैन नॉट बी फोर्स टू रीपे। यहां पे पॉइंट चेंज कर देता हूं, यहां पे आप लिख लेना माइनर ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। माइनर ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, मतलब कि अगर किसी माइनर ने आपको झूठ बोला कि वो 18 साल का है, आपको फर्जी डॉक्यूमेंट दिखाए और आपसे लोन ले लिया, ठीक है, बाद में जब आपने पैसे मांगने गए तो उसने बोला मैं तो माइनर हूं, तो आपने देखा कि भाई कागजात तो सारे 18 वाले दिए थे इसने, आप कोर्ट में चले गए और जज साहब को बोला कि भाई देखो जज साहब ऐसा ऐसा है, मेरे साथ तो गद्दारी हुई, धोखा हुआ है, ये तो 18 से अबोव का था, इसने मुझे ऐसे डॉक्यूमेंट दिए, इसमें मेरी क्या गलती?
जज साहब यही कहेंगे कि भाई माइनर ने भले ही झूठ बोला हो, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। वो अपने माइनॉरिटी वाली घंटी तो रोज बजाएगा, और इस केस में भी माइनर का कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अगर उसके पास कोई ऐसी चीजें प्रॉपर्टी जो है और जज को ऐसा लगता है कि उसमें से रिकवरी हो सकती है और जो जरूरी है, जज साहब को ऐसा लगे, तो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। माइनर इज लाइबल फॉर द नेसेसिटी। हाँ, ये जरूर है कि माइनर जो है वो नेसेसिटी के लिए लाइबल है। मतलब आप रोटी, कपड़ा, मकान, इन तीन चीजों के लिए एजुकेशन ले लेते हैं, जिसमें हम उसको बोलेंगे एकेडमिक। अगर वो चीज आपने उसको सप्लाई की है, तो फिर माइनर को उसके पैसे देने पड़ेंगे, बट वो अपनी जेब से नहीं देगा, माइनर के पास वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, माइनर पर्सनली लाइबल नहीं होगा, माइनर की जो प्रॉपर्टी है उसमें से दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई लड़का था, छोटी उम्र में उसके माँ बाप गुजर गए फॉर एग्जांपल, और अनाथ आश्रम में उसकी देखभाल हुई। अनाथ आश्रम वाले हर चीज का खर्चा लिख के रख रहे कि इस बच्चे पे कितना खर्चा हुआ। 18 साल होने के बाद उसको बोला कि भाई देखो भाई, 5 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, आपको छोटे से बड़ा करने में हमको इतना खर्चा हुआ। तो फिर वो माइनर ऐसा थोड़ी बोल सकता है मैंने बोला था बड़ा करने को। नहीं, अगर उसके पास प्रॉपर्टी है तो फिर अनाथ आश्रम वालों को वो पैसा देना पड़ेगा, मतलब लेना पड़ेगा। वो माइनर जो है वो उसको पैसा दे देगा। ठीक है, तो वो नेसेसिटी के अंदर आता है, उसी के अंदर फूड आ गया, क्लोथ आ गया, एजुकेशन भी आ गया। तो फिर आप रिकवर कर सकते हो, बट कहां से रिकवर कर सकते हो वो ध्यान रखना है, माइनर की प्रॉपर्टी से। पर्सनली माइनर जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अच्छा सर, माइनर के पास वो प्रॉपर्टी ना हो तो आप वसूल नहीं कर सकते, भूल जाओ फिर। ठीक है, तो फर्स्ट था माइनर, सेकंड आता है हमारा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो जो सामने वाली पार्टी है उसका मगज ठिकाने पे होना चाहिए। व्हेन ही इज से, मतलब व्हेन अ लुंटिक पर्सन ड्यूरिंग ल्यूसिड इंटरवल्स। ल्यूसिड इंटरवल्स का मतलब जैसे दौरे पड़ते हैं तो बीच बीच में ऐसा होता है कि वो ठीक होता है बंदा, लेकिन हर 2 घंटे में उसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं। तो जब दौरे नहीं पड़ रहे तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जब दौरे पड़ते हैं तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इन द सेम मैनर ड्रंक पर्सन साइन द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो वॉइड माना जाएगा, बिकॉज ड्रंक पर्सन जो होगा वो उस टाइम पे अनसाउंड माइंड का होता है। तो सिंपली जब कोई पर्सन एक टाइम पीरियड के लिए अनसाउंड होता है, लेकिन बीच बीच में वो जब साउंड हो जाता है, तो बीच बीच में अगर आप साउंड माइंड होते हो तब आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन जब आप अनसाउंड माइंड के हो तब आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। देन लास्ट में आता है डिसक्वालिफाइड पर्सन, जिनके साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो वैलिड नहीं माने जाएंगे। तो उसके अंदर क्या क्या आता है, तो सबसे पहले एलियन एनिमी, दुश्मन देश के साथ जिसमें हम युद्ध की स्थिति में बैठे हैं, उनके साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो वॉइड हो जाएगा। कन्विक्टेड, अगर आपको जेल हुई है तो जेल में बैठे हुए आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इफ यू आर इंसॉल्वेंट यू आर नॉट अलाउड टू डू एनी कॉन्ट्रैक्ट, वो वॉइड माना जाएगा। एंड फॉरिन सॉवरियन, फॉरेन सॉवरियन का मतलब उनको कोई स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, उनके लिए कई सारे अलग अलग प्रिविलेजेस है। सो लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब विथ परमिशन ही वो कर पाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे भी वो डिस्क्वालिफाइड माने जाएंगे। क्लियर? सो यहां तक हमने पढ़ा कैपेसिटी वाला। अब अगला आता है अपना फ्री कंसेंट, सेक्शन 13 से लेके 14 तक। चलिए, कंसेंट कैसा होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में? फ्री होना चाहिए। फ्री का मतलब दोनों पार्टी सेम थिंग इन सेम सेंस में अग्री होनी चाहिए, लेकिन कंसेंट भी कैसा होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। अग्री होने से कुछ नहीं होगा, सेम थिंग इन सेम सेंस में कंसेंट फ्री होना चाहिए, दोनों अपनी मर्जी से हाँ बोल रहे हो वैसा होना चाहिए। ठीक है, कंसेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम व्हाट? तो कोर्जन नहीं होना चाहिए, कोर्जन का मतलब धमकाया हुआ नहीं होना चाहिए, किसी के प्रेशर में आके नहीं होना चाहिए, कोई फ्रॉड वाला नहीं होना चाहिए, कुछ मिस रिप्रेजेंटेड नहीं होना चाहिए, मिस्टेक वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कोर्जन। सेक्शन 15 याद रखना है, यूज ऑफ फोर्स थ्रेट टू ऑब्टेन कंसेंट। मैं आपके सिर पे बंदूक रख के बोलता हूं आपके घर के सारे डॉक्यूमेंट मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वो वॉइडेबल हो जाता है। मतलब मैंने आपके सिर पे बंदूक रखी, अब आपके पास ऑप्शन है, आपको कोर्ट में जाना है, आप मतलब पुलिस में जा रहे हो, ठीक है, आपको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, आप कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है नहीं जाने दो मुझे नहीं करना, तो भी चलेगा। सो यहाँ पे वर्ड आ जाता है वॉइडेबल। सो इट मीन्स व्हाट, क्या होगा कि जो एग्रेड पार्टी उसके पास ऑप्शन रहता है। ठीक है, कोर्जन के अंदर क्या क्या आ जाता है कि भाई थ्रेटनिंग टू किल हो गया, थ्रेट टू डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी हो गया, थ्रेट टू कमिट सुसाइड, ये खास ध्यान रखना, थ्रेट टू कमिट सुसाइड 309 आईपीसी सेक्शन इंडियन पिनल कोड में भी लिखा हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कोर्जन में एंड इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 309 में, ठीक है, थ्रेट टू कमिट सुसाइड ऑफेंस माना जाता है, कि आपने सुसाइड की धमकी दी या सुसाइड करने की कोशिश की तो वो गुनाह माना जाता है। गलत तरीके से आपने किसी के गुड्स को डिटेन वगैरह कर दिए तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा।
फिर आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, कोई एक पार्टी डोमिनेट करती है किसी और के विल को, और ऐसे डोमिनेटिंग रिलेशनशिप कौन कौन से होंगे? डॉक्टर पेशेंट का होता है, लॉयर क्लाइंट का होता है, टीचर स्टूडेंट का होता है, गुरु चेले का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि मैं मोरल प्रेशर करता हूं, मैं आपको कुछ इस तरीके से बोल देता हूँ कि आप बाटली में उतर जाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पे आप गए प्रवचन सुनने के लिए, और किसी बाबा जी ने बहुत जोरदार प्रवचन दिया और आपको बोला कि भाई वत्स सारी प्रॉपर्टी मेरे ऊपर, मेरे पे दान कर दे, मेरे आश्रम में दान कर दे। आपने कर दी। फिर घर जाने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि कुछ गड़बड़ हो गई, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, उस टाइम पे तो आपने फिर वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए सारी प्रॉपर्टियां दान कर दी। फिर आप जाके वापस अगर गुरु को बोलते हो, तो गुरु ऐसा थोड़ी बोल सकता है कि नहीं एक बार दी हुई चीज हम वापस नहीं कर सकते। नहीं, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो। फिर आता है फ्रॉड। इंटेंशन आपका फॉल्स स्टेटमेंट का होना चाहिए, मतलब आपका इंटेंशन ही सामने वाले को धोखे देने का हो, तो उसको कहा जाता है फ्रॉड। ठीक है, आपने फेक गोल्ड को रियल करके बेच दिया, आपने गाड़ियों में जो डिफेक्ट था उसको आपने छुपा दिया। ठीक ने, आपने फिर ऑडोमीटर जो है गाड़ी का वो चेंज कर दिया, कि कितने किलोमीटर जो गाड़ी चली है उसको कम कर दिया, ताकि सामने वाले को ऐसा लगे कि गाड़ी नवी नवी है। कोई फॉल्स क्वालिटी सर्टिफिकेट आपने प्रूव कर दिए, सामने प्रेजेंट कर दिए। तो ये आपका इंटेंशन दर्शाता है कि आपका इंटेंशन गलत करने का था। इफ योर इंटेंशन इज रॉन्ग इट इज नोन एज फ्रॉड। ठीक है, यहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा आपका वॉइडेबल। फिर दूसरा होता है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपका इंटेंशन गलत करने का नहीं होता, इनोसेंट फॉल्स स्टेटमेंट होता है। ठीक है, कि आपको नहीं पता था, आपने बोल दिया, बट आपको रियलिटी में पता नहीं था कि ऐसा कुछ है। ठीक है, जैसे सेलर कहता है कि इंजन इज न्यू बिलीविंग मैकेनिक्स वर्ड बट इट इज नॉट। ठीक है, उसने कोई गलत नहीं किया, उसने इनोसेंट एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई ये नया है, जैसा सामने वाले ने बोला है। जैसे व्हीकल वाले नहीं बोलते कि भाई 100 का एवरेज देगा आपका बाइक, और फिर आपको रियलिटी में पता चलता है कि ये तो 80 का ही देता है। तो वो सामने वाले ने जानबूझ के नहीं बोला था, उसने बोला था टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, ऐसा ऐसा करोगे आप तो आपका व्हीकल जो है 100 का एवरेज देगा। ठीक है, तो इसको कहा जाता है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस्टेक, अगर बाइलेटरल मिस्टेक है, दोनों ने गलती की है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। जैसे ए ने कहा था कि उसको बी का घोड़ा खरीदना है, दोनों को ऐसा लग रहा है कि घोड़ा जिंदा है लेकिन घोड़ा ऑलरेडी मर गया, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? वॉइड हो जाएगा। ठीक है, यूनिलैटरल मिस्टेक के अंदर अगर वन पार्टी की मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। ठीक है, वन पार्टी की मिस्टेक हो तो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सेक्शन 23। क्या कहता है? ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल। ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए? मस्ट बी लीगल होने चाहिए। चलिए, ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? लॉफुल। एग्रीमेंट इज वॉइड इफ इट इज फोरबिडन बाय लॉ। फोरबिडन बाय लॉ का मतलब लॉ में उसको पनिशेबल ऑफेंस माना गया है। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है लॉफुल नहीं माना जाएगा, सो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। डिफिट्स लॉ, आप लॉ के साथ छेड़खानी करते हो, ठीक है, आप लॉ को तोड़ते हो, मरोड़ते हो, तो भी वो क्या माना जाएगा? वॉइड ही माना जाएगा। आपका इंटेंशन फ्रॉड्यूलेंट हो, स्मगलिंग वगैरह करने का हो, तो भी वो माना जाएगा वॉइड। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो, सरकारी नौकरी दिलाने के लिए आपने पैसे लिए हो, रिश्वत वगैरह ली हो, कोई मैरिज का एग्रीमेंट्स वगैरह जो हो, तो ये सब अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माने जाते हैं, एंड दीज ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। चलिए, नाउ नेक्स्ट आता है वॉइड एग्रीमेंट्स कौन कौन से हैं। तो बहुत बड़ी लिस्ट है इसके अंदर। रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, सेक्शन 26। ठीक है, आप शादी रुकवाने के लिए या शादी करवाने के लिए कोई पैसे लेते हो तो वो वॉइड माना जाएगा। रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अगर आप किसी को अपनी मर्जी से काम करने के लिए रोकते हो तो वो वॉइड माना जाएगा, उसके लिए अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया है तो वो वैलिड नहीं होगा। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है कि अगर आप नो बिजनेस को सेल करते हो, तो गुडविल वगैरह के साथ सेल करते हो, तो वहां पे आप उसको रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं बोल सकते, क्योंकि उस एग्रीमेंट में ऐसा लिखा होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप बिजनेस ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप किसी को बिजनेस करने के लिए रोक रहे हो। जब आपने अपना बिजनेस सेल कर दिया हो किसी को गुडविल के साथ, तो पर्सन ऐसी कंडीशंस रखता है कि सेम नाम के साथ सेम नेचर ऑफ बिजनेस आप नियर बाय पर्टिकुलर लोकेशन में ओपन नहीं कर सकते। रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, आप किसी को कोर्ट में केस करने के लिए कोई एग्रीमेंट करते हो कि भाई ये बंदा कोर्ट में नहीं जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने मिस्टर बी से बहुत सारे पेपर्स पे साइन करवा लिए, और एक उसके अंदर क्लॉज ऐसा था कि मिस्टर ए जो फ्रॉड कर रहा है उसके लिए मिस्टर बी जो है वो कोर्ट में नहीं जाएगा, और मिस्टर बी ने अपने साइन किए हुए हैं। तो ऐसा एग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाता, इट इज वॉइड। ठीक है,
वेगरिंग एग्रीमेंट, जो सट्टे वाले नेचर के एग्रीमेंट होते हैं, क्रिकेट मैच पे सट्टा वगैरह लगाना, वो वॉइड माना जाता है। कुछ स्टेट्स के अंदर ये लीगल है, लाइक गोवा एंड सिक्किम के अंदर। तो यहाँ पे स्टेट लॉ भी आ जाता है कि पर्टिकुलर स्टेट के अंदर क्या है। गुजरात के अंदर ये है जो वॉइड माना जाता है, इलीगल माना जाता है। फिर आता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो दो तरीके के होते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब ए डिलीवर 100 चेयर एग्जैक्टली एज अग्रीड। कॉन्ट्रैक्ट क्या मान लिया जाता है, परफॉर्म्ड मान लिया जाएगा, एक्चुअल में परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गई। दूसरी होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, जिसमें आपको नाम याद रखना है, इसको टेंडर भी कहा जाता है। ठीक है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब आप परफॉर्मेंस करने के लिए गए लेकिन सामने वाले ने ना बोल दिया। आपने अपनी अपनी ड्यूटी कंप्लीट की लेकिन सामने वाले ने ना बोल दिया, तो उसको कहा जाता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। फिर आता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भाई कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज हो जाता है, तो आता है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। जैसे ही काम खत्म हुआ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, ठीक है, नक्की कर लिया दोनों ने मिलके, और कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे नोवेशन, नोवेशन का मतलब ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस करके नया कॉन्ट्रैक्ट लेके आए, तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, आपका डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, यहाँ पे 20,000 रुपये मांगे जा रहे थे, लेकिन ए अग्री करता है कि ए विल इंस्टेड प्रोवाइड लैपटॉप। ए जो है 20,000 रुपया नहीं देगा, उसकी जगह पे वो क्या देगा, लैपटॉप। तो ये लैपटॉप देने वाली जो बात है, ये नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। दैट इज नोन एज नोवेशन। अल्ट्रेशन का मतलब आप ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में चेंज करते हो। जैसे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ के 10% से कितना हो गया, 12% हो गया, तो उसको कहते हैं हम अल्ट्रेशन। रिसेशन का मतलब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। रेमिशन का मतलब जब सेटलमेंट बोल सकते हो आप कि लेसर अमाउंट के लिए सामने वाला रेडी हो जाता है। ठीक है, बी एक्सेप्ट करता है 3,000 इंस्टेड ऑफ 5,000 फुल अमाउंट, 5,000 की जगह वो 3,000 में सेटल करने के लिए रेडी है, तो वहां पे वर्ड क्या आएगा, रेमिशन। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी जो होती है कि सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया हो आपका, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे पूरा होगा, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट जो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, किसी सिंगर ने बोला था कि वो आपके इवेंट में आके गाना गाएगा, अब सिंगर मर गया, तो आप उसके ऊपर केस करोगे, उसके घर वालों के ऊपर, कि भाई आपका जो सिंगर था उसने गाना नहीं गाया, हमको बहुत सारा नुकसान हो गया है, अब आपको पैसे देने पड़ेंगे। नहीं, सब्जेक्ट मैटर खत्म हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली जो है वो कंप्लीट माना जाएगा, डिस्चार्ज माना जाएगा। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ की नजर में कॉन्ट्रैक्ट कब डिस्चार्ज माना जाएगा, इफ यू आर इंसॉल्वेंट। अगर मर्जर हो गया, मर्जर का मतलब कि जैसे रेंट एग्रीमेंट है आपका, ठीक है, आपने किसी का घर जो है भाड़े पे लिया हुआ है, लेकिन बाद में आप क्या करते हो, वो घर को खरीद लेते हो। ठीक है, सो वो जो आपका पुराना एग्रीमेंट था वो मर्ज हो गया आपके ग्रेटर वाले एग्रीमेंट के साथ, तो उसको मर्जर कहा जाता है। तो पुराना वाला जो एग्रीमेंट था वो डिस्चार्ज हो जाएगा। डेथ, पर्सनल स्किल की जब भी मैटर की बात होती है और डेथ हो जाती है, तो फिर वहां पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। पर्सनल स्किल, पर्सनल स्किल के लिए आप उसके लीगल गार्डियंस को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। अगेन हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्रिकेटर था, तो वो पर्सनल कैपेबिलिटी पे है, पर्सनल स्किल पे है। ठीक है, वो उसी पर्सनल स्किल पे गेम खेल रहा है, अब वहां पे डेथ हो जाती है, तो फिर कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। डिस्चार्ज बाय ब्रिज, डिस्चार्ज बाय ब्रिज के अंदर एक्चुअल ब्रिज, ड्यू डेट पे आप फेल हो जाते हो परफॉर्म करने के लिए। एंटीसिपेटरी ब्रिज, पार्टी रिफ्यूज बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले तो एंटीसिपेटरी, ड्यू डेट के टाइम पे तो उसको कहा जाता है एक्चुअल ब्रिज। अब जब आप ब्रिज करते हो, कॉन्ट्रैक्ट को वायोलेट करते हो, तो रेमिडीज क्या क्या अवेलेबल है, मतलब डैमेजेस क्या क्या अवेलेबल है। तो पहला डैमेजेस आता है ऑर्डिनरी डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेजेस का मतलब नॉर्मल डैमेजेस, जैसे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 100 रुपीज पर यूनिट की थी, बट कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, वायोलेट हो गया, मार्केट प्राइस उसकी 120 है, तो नुकसान कितना माना जाएगा, 20 रुपीज। कितनी क्वांटिटी थी, मल्टीप्लाई कर दो, इसको कहते हैं हम ऑर्डिनरी डैमेजेस। फिर आता है हमारा स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस क्या होगा, स्पेशल लॉस को इन्फॉर्म किया गया हो। स्पेशल लॉस का मतलब क्या होगा, कि आपने पहले से उसके अंदर लिखा हुआ था कि भाई अगर ऐसा होगा तो इतना लॉस हम वसूल करेंगे। जैसे कि भाई ए ने डिले कर दिया ट्रांसपोर्ट में, जिसकी वजह से बी का फॉरेन ऑर्डर जो है वो चला गया हाथ से, इतना बड़ा फॉरेन ऑर्डर था, तो ए को जवाबदार माना जाएगा। नॉमिनल डैमेजेस, जिसे हम कहते हैं स्मॉल अमाउंट व्हेन नो रियल लॉस। ठीक है, स्मॉल अमाउंट लाइक फॉर एग्जांपल आप इसको बोल सकते हो कि आपने हेलमेट नहीं पहना तो 500 रुपए का दंड लिया जाएगा, दैट इज नोन एज नॉमिनल डैमेजेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एग्जाम्पलरी डैमेजेस, जिसको विंडिकेटिव डैमेजेस भी कहा जाता है, कि लोग गलत काम ना करें उसके लिए एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए हम क्या करते हैं,
ठीक है, उसके लिए डैमेजेस दिए जाते हैं। अब बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जैसे बैंक रॉन्गफुली डिसऑनर द चेक, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई चेक दिया था 500 रुपए का और वो चेक बाउंस हो गया। ठीक है, अब चेक बाउंस हो गया तो मैंने बोला ठीक है मैं आपको रोकड़ा पे कर दूंगा, लेकिन आपने जाके गांव में ढिंडोरा पीट दिया कि सर का चेक बाउंस हो गया, सर का चेक बाउंस हो गया, सर के खाते में 500 रुपए भी नहीं है। सो ये क्रेडिट को अफेक्ट करता है, जबकि मेरे खाते में बैलेंस था। मैं बैंक के पास गया और जाके पूछा भाई क्या हुआ, मेरा चेक बाउंस क्यों हुआ, तो बोले सर बाई मिस्टेक। अरे क्या बाई मिस्टेक, मेरी क्रेडिट की वाट लगा दी उस लड़के ने। तो मैं बैंक के ऊपर जो है वो एग्जाम्पलरी डैमेजेस के जो है वो वसूल कर सकता हूं। चलिए ये थे हमारे डैमेजेस। देन हम पढ़ क्या रहे, रेमेडीज फॉर ब्रीच। नाउ नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस आपको करनी पड़ेगी जहां पे मनी मैटर नहीं करता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में कभी मनी मैटर नहीं करेगा, मनी का लेना देना ही नहीं है। जैसे आप समझो कि भाई बाहुबली की शूटिंग चल रही है, ठीक है, 80% पिक्चर जो है खत्म हो गई है। फिर प्रभास जो है जिसने 10 करोड़ रुपए लिए थे इस पिक्चर को करने के लिए, वो बोलता है मुझे पिक्चर नहीं करनी। प्रोड्यूसर को बोला ले जाओ अपने 10 करोड़ वापस, मनी बैक, मैं आपको पैसे वापस करने के लिए रेडी हूं। लेकिन अब 80% मूवी खत्म हो चुकी है, रेडी हो चुकी है, और अब अगर आप हीरो बदलोगे बाकी 20% में तो मूवी थोड़ी चल सकती है। प्रोड्यूसर को कितना बड़ा लॉस हो सकता है। तो इन दैट सिनेरियो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है प्रभास को कि भाई मनी मैटर नहीं करता, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको 20% वाला जो वर्क पेंडिंग है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। उसके बाद आता है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है स्टॉपिंग पर्सन फ्रॉम डूइंग समथिंग। कोर्ट जो है वो किसी को रोक सकता है कि ये काम मत करो। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो काम होगा ना वो पर्सनल नेचर का होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने बोला था कि मैं मिस्टर बी के रेस्टोरेंट के अंदर रोज गाना गाऊंगा 2 महीने तक, तब तक मैं किसी और के यहाँ पे गाना नहीं गाऊंगा। ठीक है, एक हफ्ते तक तो इसने गाना गाया, लेकिन एक हफ्ते के बाद उसने ना बोल दिया बी को कि मैं गाना नहीं गाऊंगा, और उसने सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और सी के वहां गाना गाने चला गया। तो कोर्ट जो है वो ए को ऐसा बोल सकता है कि भाई तू सी के वहां गाना नहीं गा सकता, तेरे को बी के वहीं पे गाना गाना पड़ेगा। तो दैट इज नोन एज इंजेक्शन। फिर आता है क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है कि अगर थोड़ा काम भी हुआ है और फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है, तो जितना काम खत्म हुआ है उतना पैसा देना पड़ेगा। सो ए पेंट हाफ हाउस ऑफ द बी, हाफ हाउस, एंड बी स्टॉप्स हिम, ए इज एंटाइटल्ड फॉर द हाफ पेमेंट। कुछ छोटी मोटी चीजों के लिए कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई और बी ने बोला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, पर उसने जितना घर पे आपके पेंट किया है उतना पेमेंट उसको मिलना चाहिए। सो दैट इज नोन एज क्वांटम मेरिट। चलिए क्वांटम मेरिट क्लियर, बट क्वांटम मेरिट में ये भी ध्यान रखना है कि फॉल्ट नहीं होना चाहिए तब क्वांटम मेरिट हो सकता है। अगर फॉल्ट हो तो फिर क्वांटम मेरिट में आपको पैसे नहीं मिल सकते। जैसे कि फॉर फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे कोई बंदा काम करता था, उसने 50,000 का घोटाला कर दिया। ठीक है, 15 दिन काम किए, 15 मई को वो छोड़ के चला गया, फिर आपको 1 महीने बाद फोन करके बोलता है कि सर वो 15 दिन काम किया था ना, उसका पैसा दीजिए क्वांटम मेरिट। तो वहां पे उसको पेमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ठीक है यहाँ पे फॉल्ट था इसलिए पैसा नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। सेक्शन 28, सॉरी 68 to 72। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, नाइदर बाय वर्ड स्पोकन नॉर रिटर्न नॉर बाय कंडक्ट, बाय डिफॉल्ट हो जाता है, बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड बाय लॉ, लिखा है ना। दीज ऑब्लिगेशन आर एज इफ अ कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट होता तो जैसे ऑब्लिगेशन होते वैसे ही होंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है फिर भी ऑब्लिगेशन आ जाते हैं। दैट इज नोन एज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। कब होता है ऐसा, सप्लाई ऑफ नेसेसरी टू माइनर। ठीक है, माइनर के लिए आपने नेसेसरी जो है वो सप्लाई की थी, तो बाद में आप जो है वो माइनर की प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकते हो। ठीक है, सामने वाला ना नहीं बोल सकता, एज ऑफ वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बट इट इज बाय डिफॉल्ट क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपको वसूल करोगे ही आप, बट प्रॉपर्टी से वसूल करोगे, माइनर पर्सनली लाइबल नहीं होगा। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। इंटरेस्टेड पर्सन का मतलब फॉर एग्जांपल कि आपने कोई घर भाड़े पे लिया, वहां पे म्यूनसिपालिटी वाला है और बोले कि भाई इतना टैक्स बाकी है, अगर नहीं भरा तो हम घर को सील कर देंगे, हम उसका ऑक्शन कर देंगे। ए ने इन अ गुड फेथ पेमेंट कर दिया ताकि घर नो ऑक्शन होने से बच सके। फिर उसके बाद में जो है वो बी बोलता है कि भाई मैंने थोड़ी बोला था तेरे को पे करने को, क्यों होशियारी मारी, क्यों म्यूनसिपालिटी को तूने टैक्स का पेमेंट कर दिया। नो, ठीक है, यहाँ पे ए का कोई लेना देना ही नहीं था ना, घर किसका था, बी का। पैसे किसको देने थे, म्यूनसिपालिटी को, बी को। लेकिन ए ने पेमेंट कर दिया क्योंकि ए जो है उस घर में रहता था, तो कहीं ना कहीं पे वो इंटरेस्टेड पर्सन हो गया, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली। तो ठीक है, वहां पे भी हो गया क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट। नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट का मतलब
कोई गुड्स बाई मिस्टेक आपके वहां पे छोड़ के चला जाता है, जैसे आपके घर के बाहर किसी ने केक छोड़ के चला गया, ठीक है, वो केक जो है वो बाजू वाले के घर पे छोड़ना था, बाई मिस्टेक आपके वहां पे छोड़ दिया, और आपने वो घर का दरवाजा खोला, देखा केक, आप खुश हो गए, बोले किसी ने गिफ्ट दिया, आप खा गए। तभी थोड़ी देर में वो केक वाला वापस आता है और आपको बोलता है कि सर यहाँ पे केक बाई मिस्टेक हम रख के चले गए थे, वो बाजू वाले का था, वो केक वापस कीजिए। तो आपने बोला वो तो डकार खा के बोला कि हजम हो गया। नहीं, आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं था, बट बाई डिफॉल्ट वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। फाइंडर ऑफ गुड्स, आपको रास्ते में कोई प्रोडक्ट मिल जाता है, कोई आईफोन वगैरह मिल जाता है, तो आप खुद को उसका मालिक नहीं बता सकते, आपको ओरिजिनल ऑनर को ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ओरिजिनल ऑनर को ढूंढने के लिए जो भी खर्चा होता है वो आप वसूल कर सकते हो। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ दैट इज नोन एज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। मनी पेड बाय मिस्टेक, गलती से आपने किसी को 15,000 रुपए पे कर दी, या फिर ऐसा कब होता है कि जैसे जॉइंट प्रॉमिस था, ए और बी ने मिल के सी से 30,000 रुपए उधार लिए थे। अब ए ने सी को पे कर दिए, बी को पता ही नहीं था, बी ने भी सी को पे कर दिए 30,000। ठीक है, तो सी ऐसा थोड़ी बोलेगा मेरा थोड़ी प्रॉब्लम है, तुम दोनों को ध्यान रखना चाहिए था। नहीं, सी को जो एक्स्ट्रा वाले 30,000 है वो रिटर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, यहां पे हो जाता है हमारा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। अब आता है हमारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। चलिए, लास्ट टॉपिक, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं उसको समराइज वे में देख लेते हैं। एक इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेक्शन 124। इंडेमनिटी का मतलब इंश्योरेंस कंपनी के जो एग्रीमेंट होते हैं, तो दो पार्टी होगी, एक इंश्योरेंस लेने वाला, एक इंश्योरेंस देने वाला, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है। और अगर आपको जब नुकसान होगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसको रिम्बर्स करेगी, इंडेमनीफाइड करेगी उसको। ठीक है, आप सामने उसको क्या देते हो, प्रीमियम पे करते हो। दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर नोन एज इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 125। फिर होते गारंटी वाले कॉन्ट्रैक्ट। अब इंडेमनिटी में कई बार इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है। इंडेमनिटी में दो पर्सन होंगे, एक इंश्योरेंस देने वाला और एक इंश्योरेंस लेने वाला। गारंटी में तीन लोग मिलेंगे, क्रेडिटर, डेटर, और बीच में जो गारंटी दे रहा है आपको, श्योरिटी उसे कहा जाता है जो गारंटी देता है। ए ने बैंक से लोन लिया, बी ने गारंटी दी। अगर ए पैसा नहीं भरेगा तो कौन भरेगा, बी भरेगा। तो यहाँ पे तीन पार्टियां कौन कौन हो जाएगी हमारी, ए हो गया, बी हो गया और बैंक हो गया। ओरिजिनल मेन पार्टी तो ए और बैंक ही है, लेकिन बी जो है वो गारंटर की तरह काम करता है, श्योरिटी की तरह काम करता है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 126। फिर बेलमेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 148। बेलमेंट का मतलब आप कोई पर्टिकुलर गुड्स जो है स्पेसिफिक पर्पज के लिए किसी को डिलीवर करते हैं, और जैसे ही वो पर्पज पूरा होता है वो गुड्स आपको वापस मिल जाता है। जैसे आप अपनी व्हीकल सर्विस वालों को देते हो, ठीक है, गैरेज वाले को देते हो सर्विस करने के लिए, और जैसे ही वो सर्विस हो जाती है वो जो व्हीकल आपकी है आपको वापस रिटर्न कर दी जाती है, मतलब स्पेसिफिक पर्पज जो है वो पूरा हो गया है। देन प्लेस, प्लेस का मतलब आप कोई सिक्योरिटी वगैरह देते हो बेलमेंट के अंदर, जैसे गोल्ड लोन देने पे आप गोल्ड वगैरह गिरवी रखते हो, दैट इज नोन एज प्लेस, सेक्शन 172। एंड द लास्ट वन इज एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एजेंट जो होगा वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स को बाय करना, सेल करना, वो सारे कामकाज करेगा। जैसे शेयर मार्केट में ब्रोकर जो होता है वो शेयर्स बाय करता है अपने क्लाइंट के बिहाफ पे। तो ये सब जो होते हैं वो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, सेक्शन 182 के अंदर। ठीक है, सो नॉट 100% हम बोल सकते कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया, बट एग्जाम के एक दिन पहले अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा हो, उन लोगों के लिए बहुत काम का है कि इतना पढ़ के चले जाओ। एटलीस्ट कुछ तो आपको इसमें अचीव हो ही जाएगा, क्योंकि 28 मार्क्स का है, और पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज यू नो दैट की बहुत लेंथी है, तो खत्म करना बहुत ही टफ हो जाएगा। वैसे ही आपके जो लॉ का पेपर है, लॉ का सिलेबस जो है बहुत लेंथी है। कॉर्पोरेट लॉ इटसेल्फ इतना लेंथी है, बट रफली 40 मार्क्स का पूछा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रफली 25 से लेके 28 मार्क्स तक का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो तीन चैप्टर अगर आप इसमें कर देते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो आप, कॉर्पोरेट लॉ का थोड़े बहुत डायरेक्टर वाले टॉपिक्स ज्यादातर आप फोकस रखना, एंड बिजनेस एथिक्स वाले, इतना करके आप जाते हो तो आप आराम से लॉ के पेपर में पास हो सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।